Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 25th of August 2020, and let's start with the Hindu newspaper analysis. Okay, so हम वही न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और हमें आगे जाके वो कंसेप्ट फ़ायदा देगा. बस इसी से हम लोग करेंगे न्यूज़. कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी ऐसे मोटिवेटेड न्यूज़ नहीं होगी जो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी इफेक्ट ऑफ भूषण्स स्टेटमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ये स्टडी करने वाली है कि भूषण जो है, जो प्रशांत भूषण है, जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट एंड लॉयर, तो उनकी स्टेटमेंट से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे. ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, ये इसके ऊपर प्रशांत भूषण को थोड़े दिन तक सोचने का मौका दिया था कि आप सोचो कि आपने गलत किया कि नहीं आपके ट्वीट्स. बट प्रशांत भूषण बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो बोला है और मैं उसी को गलत बोलूँगा तो मेरा कंटेम्प्ट अगेंस्ट माई सेल्फ हो जाएगा. मतलब मैं अपने खिलाफ अपने आप को ही गलत समझने लग जाऊँगा. सो ही इज़ नॉट अपोलोजेटिक टू वॉट एवर ही हैज़ सेड. सो आर टॉपिक वुड बी टू टॉक अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या होता है? इट refers to offense of showing disrespect to dignity or authority of a court. ठीक है, ये dignity और authority of the court को ये करने का चैलेंज या कुछ भी आप बोलते हैं ना, उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हो जिससे डिग्निटी कोर्ट की खराब हो, उससे. द ऑब्जेक्टिव फॉर कंटेम्प्ट इज स्टेटेड टू बी सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. ठीक है, ये जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उसके सेफगार्ड के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है. ठीक है, क्योंकि पब्लिक का विश्वास कोर्ट पे बना रहे. द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ से कंटेम्प्ट के पावर लेके आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. ध्यान रखना, कंटेम्प्ट का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से भी आता है. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो एक्ट है वो प्रोसीजर देता है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट. ठीक है, ध्यान रखना. तो कंटेम्प्ट बेसिकली दो टाइप में होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है. सिविल कंटेम्प्ट कौन सा होता है? विलफुल डिसोबीडियंस सिविल होता है. और क्रिमिनल कौन सा होता है? एनी एक्ट और पब्लिकेशन विच स्कैंडलाइजेज द कोर्ट. जो प्रशांत भूषण ने किया है, इट इज़ रेफर्ड टू एज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. प्रेजुडाइज अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटरफियरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर. एंड स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या मतलब करता है कि स्टेटमेंट और ऐसे पब्लिकेशन आप ये करते हो जिससे इफेक्ट ऑफ अंडरमाइंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी. मतलब पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो ख़त्म हो जाए या वो ख़राब हो जाए. विल फाइट फॉर रिटर्न ऑफ आवर राइट सेज फारूक अब्दुल्ला. जो फारूक अब्दुल्ला है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जो जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो बोल रहे कि हम अपने इसके लिए, राइट्स के लिए लड़ेंगे. तो एक छोटी सी बात यहाँ पे गुप्कर डिक्लेरेशन. ठीक है, तो याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम्स में वन डे टाइप एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है कि गुप्कर डिक्लेरेशन एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो ये जो सारी पार्टीज़, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के रेसिडेंस पे, वो डिक्लेरेशन में उन्होंने ये किया था कि हम लड़ेंगे और हम ऐसे करेंगे. उनकी बेसिकली स्ट्रैटेजी थी कि हम कैसे क्या करने वाले अभी आगे जाके. दैट इज़ कॉल्ड द गुप्कर डिक्लेरेशन, टू फाइट फॉर रिटर्न ऑफ राइट्स ऑफ पीपल. ध्यान रखना, गुप्कर डिक्लेरेशन. ठीक है, सो लेट्स गो टू अनदर न्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यहाँ पे लिखा है यमुना वाटर लेवल बिलो डेंजर मार्क. मतलब यमुना लेवल का जो पानी का स्तर है वो अभी डेंजर मार्क से नीचे. ठीक है, द वाटर लेवल इन यमुना मेजर्ड एट द ओल्ड रेलवे ब्रिज वॉज क्लोज टू द वार्निंग लेवल ऑन मंडे मॉर्निंग. ठीक है, मंडे मॉर्निंग में बहुत हाई था, बट अभी ठीक है. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में. ठीक है, यमुना एक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी. ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूछ पीक इन मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयस. ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. कहाँ से होती है यमुनोत्री ग्लेशियर? कहाँ पे? बंदरपूछ पीक. याद रखना, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ पीक, मसूरी, लोअर हिमालयस, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इट मीट्स
द गंगा एट संगम, मतलब गंगा को कहाँ मिलती है, संगम, जहाँ पे कुंभ मेला भी हेल्ड किया जाता है, कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है, संगम में मिलती है, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली जाके वो पहुँचती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेंथ कितनी है, 1376, 1376 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट डैम कौन से, लखवार व्यासी डैम इंपॉर्टेंट है, लखवार व्यासी डैम उत्तराखंड में, और तेज वाला बैरेज डैम हरियाणा में, ठीक है। लखवार व्यासी डैम कहाँ पे, उत्तराखंड में, और तेज वाला बैरेज डैम हरियाणा में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन से, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन से, चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ठीक है। लेट्स गो टू द न्यूज़, लेट्स गो टू नेक्स्ट न्यूज़ विच वी थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये ऐसे जो सारे न्यूज़ है ना, जैसे नो सीएम फेस फॉर वेस्ट बंगाल, कोर्ट सीक रिकॉर्ड फॉर काफिल प्रोसीडिंग्स, हरियाणा चीफ मिनिस्टर स्पीकर टेस्ट पॉजिटिव, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जो ऐसी न्यूज़ है जिसमें से मेरे को लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी मैं निकालूंगा, मतलब अगर उसमें थोड़ा 10% भी मेरे को लगता है कि उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम निकाल सकते हैं, तो मैं उसमें से ज़रूर निकालूंगा, आप कोई टेंशन मत लो, ठीक है। CSMT सेट फॉर ₹1,642 करोड़ मेकओवर। तो CSMT बेसिकली क्या है, एक स्टेशन है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो एक रेलवे स्टेशन है मुंबई में। इट इज़, मतलब वो ब्रिटिश टाइम से वो स्टेशन है, एंड इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो क्या है बेसिकली उसका मेकओवर के लिए, मतलब उसको वापस, मतलब रिस्टोर करने के लिए, वो चल रहा तो है बट इट इज़ मेकओवर हो रहा है उसका सिर्फ, ठीक है। तो कौन करता है, द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर अ 4-year प्रोजेक्ट विच इज़ एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 1,642 करोड़, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, दैट रीडेवलपमेंट इज जस्ट नॉट about upgrading the UNESCO World Heritage sites facade, but also restoring it to 1930 levels, मतलब उसको 1930 में जैसे था वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, इज़ अ प्लेस दैट इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। The list of World Heritage Sites is maintained by International World Heritage Program. Very important. The list कौन मेंटेन करता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, और एडमिनिस्टर कौन करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है। यूनेस्को का ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन seeks to encourage the identification, protection and preservation of culture and natural heritage around the world considered to be outstanding value to humanity. This is embodied in the international treaty called Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage, adopted by UNESCO in 1972. 1972 में adopt किया था, ध्यान रखना, ठीक है। India has 38 World Heritage Sites that includes 30 cultural and 7 natural and 1 mixed site. Very important. ध्यान रखना, ध्यान नहीं रख सकते उसको रट्टा मारो। इंडिया हैज़ 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इट इंक्लूड्स 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड 1 मिक्स्ड साइट, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कब फॉर्म हुआ था, 1945 में। क्यों हुआ था, टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सोल्जैरिटी ऑफ मैनकाइंड एज अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग लास्टिंग पीस। लोकेशन कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस। तो इंडिया के जो 30 जो कल्चरल साइट्स है वो कौन से, आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स, आगरा फोर्ट 1983, अजंता केव्स भी 1983 में। जो नालंदा साइट है वो भी है बिहार में, जो 2016 में ये किया था। बुद्धिस्ट मॉन्क एट सांची, चंपानेर पावरगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में ये किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स फॉर्मरली कॉल्ड एज विक्टोरिया टर्मिनल्स, 2004 में इसको बनाया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में। एलिफेंटा केव्स 1987 में बनाया था। एलोरा केव्स, फतेहपुर सिकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 और 2004 में।
ध्यान रखना ये सारे नाम, मतलब सिर्फ अपने मन में रखना कि आप एलिमिनेशन में आपको काम आ सके। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में क्या हुआ था रिसेंटली? महाबलीपुरम में इंडिया चाइना मीट हुआ था। वेन एवर यू सी दीज टॉपिक्स ना, ट्राई लिंकिंग इट टू अदर टॉपिक्स। ऐसे आप जब कनेक्ट द डॉट्स करोगे ना, तब आई एम 100% श्योर दैट यू गोना क्लियर एनी एग्जाम यू वांट टू, ठीक है। तो महाबलीपुरम। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडाकल, ठीक है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये 2017 में हुआ है। हुमायूंस टोम दिल्ली में 1993 में हुआ था। जयपुर सिटी राजस्थान। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में हुआ था। महाबोधि टेम्पल 2002 में, जो बोध गया बिहार में है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया 1999, 2005 एंड 2008 में हुआ था। कौन से 3 रेलवे इंक्लूडिंग है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, याद रखना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कलका शिमला रेलवे, ठीक है। कुतुब मीनार भी हुआ था 1993 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवेल एट पाटन विच इज़ इन गुजरात। रानी की वाव इम्पॉर्टेंट है, 2014 में हुआ था। और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में हुआ था। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में हुआ था। सन टेम्पल कोणार्क हम सबको पता है 1984 में हुआ था। ताजमहल 1983 में हुआ था। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर, ठीक है, ये कहाँ पे? तो 2016 में हुआ था। द ट्रांसनेशनल serial property includes 17 sites spread across 7 countries, stands as a testimony of a new form of architectural expression weaved with modern traditions। तो ये जो ली कॉर्बिसर है, ये चंडीगढ़ के, ये है चंडीगढ़ के बेसिकली मेकर है ली कॉर्बिसर, ठीक है। जंतर मंतर जो जयपुर वाला है 2010 में बना था। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई 2018 में हुआ था, ठीक है। और क्या क्या नेचुरल साइट्स देखते हैं अभी हम लोग, कल्चरल साइट्स देखें। नेचुरल साइट्स क्या है? 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। तो नेचुरल साइट्स कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में हुआ था। काजीरंगा 1985, केवलादेव 1985, ठीक है। मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हुआ था नंदा देवी, फिर सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स। और मिक्स साइट्स कौन सी इम्पॉर्टेंट है? मिक्स साइट याद रखना, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम की, दैट इज़ अ मिक्स साइट। इट इज़ अ नेशनल पार्क डोमिनेटेड बाय द वर्ल्ड 3rd हाइस्ट पीक माउंट कंचनजंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट कवर्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो यूपीएससी अपने स्टेटमेंट्स में डाल देती है और पूछ लेती है कि ना कंचनजंगा कवर्स 25% ऑफ द स्टेट। तो आपको लगेगा यार 25% बहुत ज़्यादा हो गया, 25% मतलब क्या है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, 1/4 ऑफ द स्टेट खा लिया फिर नहीं, बट ये है, ठीक है। कंचनजंगा इज़ अ मिक्स साइट, तो ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि क्या है और कैसे है, ठीक है। So let's go to the next topic. 2611 victim moves. High Court seeks accommodation. तो 2611 में क्या हुआ था? जो अजमल कसाब है टेररिस्ट, उसने मुंबई पे ये किया था, टेरर अटैक किया था 26 नवंबर 2008। उसको 2611 अटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कंटेक्स्ट है कि हम थोड़ी सी एक बैकग्राउंड जान लेते हैं अटैक्स के बारे में। तो 1993 में 250 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे इन अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब एक्सप्लोजन एट्रीब्यूटेड टू दाऊद इब्राहिम, ठीक है। ये दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे। क्यों करवाए थे? रिपोर्टेडली एज एन रिप्राइजल फॉर डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए ये बनाए थे बेसिकली, ठीक है। ये एक्ट उसने किया था, ऐसे बोलते हैं, दाऊद इब्राहिम ने किया, ठीक है। 1993 में जुलाई 2006 में क्या हुआ था? इन सबब ट्रेन्स में, सबब मतलब
सिटी के आजू बाजू के एरिया जिसको सबब बोलते, उसमें 200 लोग मारे गए ट्रेन ब्लास्ट में, ठीक है, और बहुत सारे इंजर्ड भी किए थे. The most audacious terror attack till the 26/11 Mumbai terror incident was the attack of Indian Parliament in 2001 by Pakistani-based terror outfit Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जो टेररिस्ट आउटफिट्स है, उन्होंने ये किया था कि इसमें 26/11 का मुंबई अटैक एंड द अटैक ऑफ पार्लियामेंट 2001 में पार्लियामेंट में और 2008 में यहाँ पे मुंबई में, ठीक है. तो 26/11 की अटैक की ज़रा बात करें तो इट वाज नॉट अ मियर वेरिएंट ऑफ प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ टेररिस्ट वायलेंस, ठीक है, वाज वन ऑफ अ काइंड. मतलब उसके जैसी था एक टेररिस्ट ये. तो पाकिस्तान कहाँ से ये आया गया है, एक ये सब थे, ये सारे पाकिस्तान से थे. टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स इन मेजर इंडियन सिटी. It was a case of war by other means, in which authorities in Pakistan, the Inter-Services Intelligence Directorate, the Pakistani Armed Forces were involved. ठीक है, ऐसा एक वॉर था जहाँ पे ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व थी, पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी. द मुंबई टेरर अटैक वॉज नॉट बेस्ड ऑन सडन इम्पल्स. Several years of planning and preparation had preceded the attack, even as a peace talk was going on between India and Pakistan. ठीक है. From an Indian standpoint, it was the first time that an operation of this nature involved rapid action force personnel, marine commandos जिसको मार्कोस भी बोलते हैं अपन, and national security guard and the Mumbai police. मतलब ये चारों ने मिलके टेररिस्ट को सुला दिया था. ठीक है, तो बस ध्यान रखना 2008 में जो अटैक हुआ था और ये सब के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहना ज़्यादा ज़रूरी है आपको, सो दैट यू एनीथिंग यू कैन अटेम्प्ट एनीथिंग, यू नो. ऐसे नहीं कि आप कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू आर विद जीरो नॉलेज विद दैट. DRDO लिस्ट 108 डिफेंस आइटम्स फॉर इंडियन फर्म्स. मतलब जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोसेस फॉर इंडियन इंडस्ट्री. मतलब इंडियन इंडस्ट्री को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो क्या 108, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे DRDO के बारे में. ठीक है, हाँ. तो DRDO किसके अंडर वर्क करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो आपको UPSC या कोई भी एग्जाम कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी दैट DRDO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री. तो नहीं, इट इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, it is working to establish world class science and technology base for India and provides for our defense services decisive edge by equipping them with international competitive systems and solutions. ठीक है, तो इनके चेयरमैन कौन है? इनकम्बेंट चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी. तो ध्यान रखना. ठीक है, DRDO के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना. DNA बिल कैन बी मिसयूज्ड, फ्लैग ड्राफ्ट रिपोर्ट. ठीक है, जो हाउस कमेटी है सेज प्रोविजंस कुड लीड टू कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग. ठीक है, जो DNA प्रोफाइलिंग की बात कर रही है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं. ठीक है, द बिल दैट प्रपोजेस DNA सैम्पलिंग एंड प्रोफाइलिंग ऑफ सिटीजन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम एंड रिपोर्टेड मिसिंग एंड स्टोरिंग. ठीक है, एंड स्टोरिंग देयर यूनिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस. तो क्या बोलता है ये बिल कि जो सिटीज़न है जो अक्यूज्ड है क्राइम के लिए और रिपोर्टेड मिसिंग एंड स्टोरिंग द यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब अपने जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है सारी, मतलब अपना सारा डेटाबेस उनके पास होता है. ठीक है, द कमिटी हेडेड बाय कांग्रेस लीडर जयराम रमेश मेट ऑन मंडे, बट for want of quorum the draft report which has been circulated among the members was not finalized. मतलब ये अभी फिलहाल फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे करके अपने को पता चलेगा. बट येस, वी वुड talk about this once this bill becomes an act or before it is being discussed in the parliament. We will speak about it. ठीक है, virus breaches another wall, 4 Bondas test positive. तो वायरस ब्रीचेस अनदर वॉल मतलब क्या होता है कि वायरस दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच गया है जहाँ पे
किसी का कोई टच नहीं है, मतलब बहुत रेयरली यू गेट टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड अराउंड द ट्राइबल ग्रुप। तो ये क्या बोल रहा है कि ओडिशा का एक ट्राइब है जिसका नाम है बोंडाज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बोंडाज लिव इन द सेटलमेंट्स इन द हिल्स ऑफ खैरापुत ब्लॉक ऑफ मलकानगिरी, ठीक है, खैरापुत ब्लॉक ऑफ मलकानगिरी में रहते कौन? बोंडाज, वो ओडिशा के ट्राइब्स है। क्या है वो? पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ध्यान रखना पीवीटीजीज है। तो इतना ध्यान रखना, ये इनको इनमें से किसी को कोरोना हुआ है तो वो ये किया, ठीक है। सब्सटैंशियल अमाउंट, एक मिनट, सब्सटैंशियल अमाउंट डिसबर्स्ड अंडर OROP। तो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है ये 1 रैंक 1 पेंशन? आपको नाम ही बताता है कि इट इज़ अ पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म पेंशन, मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही पेंशन टू मिलिट्री पर्सन रिटायर इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है। एक टाइप का पेंशन मिलेगा किसको? जो सेम रैंक में रिटायर हुआ है और सेम सर्विस लेंथ में है, ठीक है। जो लेंथ भी सेम है, लेंथ मतलब कितने साल तक उसने ये किया है वो भी सेम है और रैंक भी सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना। फर्दर एनी हाइक इन पेंशन रेट्स टू बी ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू द पास्ट पेंशनर्स, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी हाइक है जो ये जो पहले वालों को कम दिया जा रहा है उनको ऑटोमेटिकली आगे दिया जाएगा, ठीक है। The difference in the pension of present and past pensioners in the same rank occurs on the account of the number of increments earned by defense personnel in their rank, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है पेंशन? जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट्स उन्होंने अर्न किए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। In 1973 the government, following the third central pay commission, in an ex parte decision terminated OROP and the issue was स्टिल अंडर फोकस। ये स्टिल इशू अंडर फोकस है, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन गेट्स न्यू ऑफिस, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन किसने हेड किया है? हेडेड बाय जस्टिस जो रिटायर्ड है रंजना देसाई, ठीक है। ऑलरेडी हैड हेल्ड 4 मीटिंग्स and with the openings of its new office premises on Monday, it could start deliberation with associate members soon, the election commission said, ठीक है। तो कौन है इनके हेड फिलहाल? जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो वाई डीलिमिटेशन टू क्या क्यों होती है, ये क्यों लाया जाता है? डीलिमिटेशन क्यों लाया जाता है? क्यों? टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे जैसे सपोज एक एरिया है जहाँ पे 1 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं और 1 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक आदमी तो नहीं हो सकता ना। 1000 के लिए अलग होगा और 10,000 के लिए अलग होगा। तो बेसिकली उसका काम करती है डीलिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब वो बाउंड्रीज डिसाइड करती है कि सही रहे, ठीक है। तो क्या है? फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन एन इलेक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये डीलिमिटेशन कैरी आउट कैसे होती है? आर्टिकल 82 है कॉन्स्टिट्यूशन के। द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, मतलब एवरी 10 ईयर्स के बाद। तो डीलिमिटेशन एक्ट ये होता है, इनैक्ट होता है पार्लियामेंट से। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। तो स्टेट डिवाइड होते हैं इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। जैसे ही वो एक्ट इन फोर्स हो गया तो डीलिमिटेशन कमीशन सेट होती है। The first delimitation exercise was carried out by President with the help of Election Commission in 1950-51, ध्यान रखना। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? इन 1952। अभी ये डीलिमिटेशन कमीशन है ये 4 बार सेटअप हो चुके हैं अब तक। कब से 1952
63, 73, 2002, ठीक है। 73 के बाद में सीधा 2002 आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देर वॉज नो लिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेशन सेंससेस, ठीक है, ध्यान रखना। द डीलिमिटेशन कमीशन is appointed by President of India and works in collaboration with Election Commission of India, ठीक है। इसके कौन से ये होते हैं, कौन कौन इसमें होता है डीलिमिटेशन कमीशन में? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे हमने बात की किसकी, जो देसाई है, जो हेड कर रहे हैं अभी डीलिमिटेशन कमीशन, हमने जिसके बारे में, रंजना देसाई, तो शी इज़ अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, ध्यान रखना। लोग होते हैं, 3 सेट ऑफ लोग होते हैं। पहले तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो हमारे अभी फ़िलहाल जस्टिस रंजना देसाई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अभी इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल, to identify seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes wherever the population is relatively large. In case of difference of opinion among the members of the commission, the opinion of the majority prevails. Very important. अगर कमीशन में ऐसा कोई चीज़ को लेके दुविधा है तो जो मेजॉरिटी होगा उस वही डिसीजन माना जाएगा। The Delimitation Commission in India is a high-powered body whose orders have the force of law and cannot be questioned in क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट के सामने इसको क्वेश्चन नहीं किया था, मतलब इसकी अपील नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गुवाहाटी गेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। तो गुवाहाटी जो है आसाम में, पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, पहलगांव या हाँ आई थिंक पहलगांव में, आई एम नॉट श्योर गाइज, यू हैव टू टेल मी। गुलमर्ग में जो थी कश्मीर में, पहले लॉन्गेस्ट थी। अभी इंडियाज़ लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे अक्रॉस रिवर was unveiled in Guwahati on Monday, almost a year after it was completed, ठीक है। तो 1.82 किलोमीटर की है, बाई केबल जिग बैक रोपवे कनेक्ट्स अ फॉरेस्ट कैंपस नियर द कमरूप मेट्रो डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफिस इन द सिटी on the southern bank of Brahmaputra and a hillock behind the Dol Govinda temple in North Guwahati, ठीक है, नॉर्थ गुवाहाटी में। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है? द सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। 2900 किलोमीटर का लेंथ है इसका, ठीक है। सोर्स मतलब कहाँ से आता है? चेमायुंगदुंग जो ग्लेशियर है, जिसको कैलाश रेंज बोला जाता है, at an elevation above 5150 meters, ठीक है। Its source is very close to the source of Indus and Satluj। जो इंडस और सतलुज का भी सोर्स है वो भी पास में है, ठीक है, कैलाश रेंज में, ठीक है। मरियमला separates the source of Brahmaputra from the मानसरोवर लेक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो मरियमला है वो सेपरेट करता है किसको? ब्रह्मपुत्र को मानसरोवर लेक से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र फ्लोज ईस्ट टूवर्ड्स इन सदर्न टिबेट फॉर 1800 किलोमीटर्स। तो बेसिकली कितने किलोमीटर की है वो? 2900 किलोमीटर की है, उसमें से 18 किलोमीटर ईस्ट वर्ड सदर्न टिबेट में। इन टिबेट इट पासेस थ्रू द डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन बिटवीन द ग्रेट हिमालयज इन द साउथ एंड द कैलाश रेंज इन नॉर्थ, ठीक है। तो इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन में, जो between Great Himalayas and the Kailash range in the north. In spite of the exceptionally high altitude, the Sangpo has a gentle slope, ठीक है। इतना हाई है तो भी उसके स्लोप्स बहुत जेंटल है, ठीक है। The river is sluggish and has a wide navigable channel for about 640 kilometers. Navigable channel मतलब वहाँ से गुड्स और ये सब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेविगेबल मतलब वहाँ से पोर्ट्स ये सब जा सकते हैं, नेविगेबल है। It receives a large number of tributaries in Tibet. The first major tributary is the Raga Sangpo, meeting the Sangpo near Lhasa Dzong. तो इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट सिर्फ थोड़ा सा एक ओवरव्यू रखना। The river Nangchu
फ्लोज थ्रू द ट्रेड सेंटर ऑफ न्यांस्ते इन द साउथ एंड जॉइंस द रिवर, ठीक है, ओके। तो इसका नाम जब तिब्बत में होता है तो सियोंग एंड देन एज दिहांग, तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र के नाम है, सियांग दिहांग। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ असम, okay, in the northeastern parts of Assam Valley, it is joined by two important tributaries, the Dibang और सिकांग फ्रॉम नॉर्थ एंड लोहित फ्रॉम द साउथ। तो जब आसाम में पहुंचता है इट इज़ जॉइंड बाय टू ट्रिब्यूटरीज, कौन से, दिबांग जो सिकांग भी बोला जाता है उसको नॉर्थ से, एंड लोहित फ्रॉम द साउथ। फ्रॉम सदिया जो आसाम वैली है ऑनवर्ड्स द माइटी रिवर इज नोन एज द मेन स्ट्रीम्स मर्जिंग विद द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आई थिंक फ्रॉम सदिया जो आसाम की वैली है उससे उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। द तीस्ता वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा प्रायर टू द फ्लड्स ऑफ 1787, आफ्टर विच इट डाइवर्टेड इट्स कोस्ट ईस्टवर्ड टू जॉइन ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो तीस्ता पहला एक ट्रिब्यूटरी था गंगा का, बट 1787 में जो फ्लड्स हुए उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर दी, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल मतलब फ्लो इनटू शैलो इंटरकनेक्टेड चैनल्स divided by deposited earth for most of its passage through Assam. The river is nearly 16 km wide at Dibrugarh and forms many islands, the most important of which is Majuli. It is 90 km long and measures 20 km at its widest. तो मजौली आइलैंड याद रखना डिब्रूगढ़ में है और इट इज़ इन ब्रह्मपुत्र रिवर, याद रखना। तो आई थिंक ओके, ठीक है, बस दैट्स ऑल, इतना जानने की ज़रूरत नहीं, अपन करेंगे फिर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। और कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। वेव सर्विस टैक्स ऑन एजीआर ड्यूज, कौन बोलते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि सर्विस टैक्स आप वेव करो, सर्विस टैक्स ऑन एजीआर ड्यूज। जो एजीआर क्या होते हैं, बेसिकली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मैं आपको ये समझाऊंगा, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो पूरा कहानी है मैं आपको आज समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट दे दो मेरे को। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो बॉडी है COAI हैज़ अप्रोच द फाइनेंस मिनिस्ट्री सीकिंग वेवर ऑफ सर्विस टैक्स ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टू बी द जो AGR के जो ड्यूज है जो पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। द टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव बीन पेइंग सर्विस टैक्स एंड द GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन लाइसेंस फीस एंड spectrum usage charges made to the Department of Telecom for the period of 2016। तो हम बात करेंगे क्या एग्जैक्टली ये AGR का इशू है क्या, ठीक है। The telecom sector was liberalized under the National Telecom Policy 1994। ध्यान रखना सारे जो पॉइंट्स है, मैं सारी जो बात करता हूँ पूरे डिस्कशन में सारी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, मैं ऐसे कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। तो इस टेलीकॉम सेक्टर कब लिबरलाइज हुई थी, अंडर द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो 1994 में आई थी, आफ्टर विच लाइसेंसेस वर इशूड टू कंपनीज एंड रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड लाइसेंस फ़ी, ठीक है। एक फिक्स्ड लाइसेंस फ़ी दो और आपको लाइसेंस इशू होगा, ठीक है। To provide relief from the steep fixed license fee, the government in 1999 gave an option to the licensee to migrate to revenue sharing fee model, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइसेंस फ़ी ज़्यादा लग रहा था तो गवर्नमेंट ने 1999 में क्या किया कि ठीक है आप लाइसेंस ले रहे हो तो हमें रेवेन्यू शेयरिंग फ़ी मॉडल पे हम आपको दे देंगे, ठीक है।
Under this, mobile telephone operators were required to share a percentage of their AGR with the government as annual license fee. ठीक है, तो एक परसेंटेज जो होता है एजीआर का हमने बात की, क्या है एजीआर? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का एक परसेंटेज था वो आपको लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के तरह देना है। ठीक है, एनुअल लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। License agreement between the Department of Telecommunication and the telecom companies define the gross revenues of the latter. ठीक है, the definition of AGR has been under litigation for 14 years. मतलब इसका definition क्या exactly? ये 14 साल तक litigation में ही है। In 2005 Cellular Operators Association of India, जो COAI, जो मिनिस्ट्री के पास गई है, Cellular Operators Association of India challenged the government's definition for AGR calculation. उन्होंने गवर्नमेंट के इसको चैलेंज किया है AGR कैलकुलेशन की, कि आपकी जो AGR की कैलकुलेशन है वो गलत है। The companies claimed that AGR should comprise just the revenue accrued from core services and not dividend, interest income or profit of the sale of investment or fixed asset. तो याद रखना, कंपनी क्या बोलती है कि AGR सिर्फ आना चाहिए रेवेन्यू अक्रूड फ्रॉम कोर सर्विसेज। ठीक है, कोर सर्विसेज से जो रेवेन्यू आता है वही AGR होना चाहिए, एंड नहीं कि जो डिविडेंड आता है, ये जो इंटरेस्ट इनकम है और प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एनी एसेट ऑफ द कंपनी। इन 2015 TDSAT क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल stayed the case in favor of telecom companies and held that AGR includes all receipts except capital receipts and revenue from non-core such as rent, profit or on the sale of fixed asset, dividend, interest and miscellaneous income. However, setting aside TDSAT's order, Supreme Court on October 24, 2019 upheld the definition of ADR as stipulated by Department of Telecommunication. तो ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप AGR बराबर बोल रहे हो, बट फिर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में क्या किया है? स्ट्राइक डाउन किया और बोला कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रही है वो सही बोल रही है AGR के बारे में। Given the slowdown in the Indian economy and the huge financial liability under the AGR rules, many telecommunication companies are on the verge of collapse. This may have far-reaching ramification for various stockholders. I hope आपको ये समझ गया रहेगा कि exactly ये जो AGR इशू है वो क्या है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप वापस थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और ये पूरा चीज़ समझिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ये क्या है इसके नाम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है कि जनरली सर्विस टैक्स इज पेबल बाय दिस प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। जो सर्विस टैक्स है वो जो प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस है वो पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटेंट टू हिज क्लाइंट, देन इन दिस केस द सर्विस प्रोवाइडेड दैट इज द अकाउंटेंट इज लाइबल टू पे सर्विस टैक्स। ठीक है, मतलब अकाउंटेंट जो होता है वो लाइबल होता है सर्विस टैक्स पे करने के लिए। तो अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड कंपेंसेट्स। ठीक है, तो सर्विस टैक्स जो वो क्लाइंट को बिल में ऐड करके दे देता है और फिर वो उससे ले लेता है। बट नेवरदलेस ओनली द अकाउंटेंट इज लाइबल टू पे सर्विस टैक्स एंड कंप्लाई विथ जनरल प्रोविजंस ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी हो, आप लगाओ नहीं लगाओ उस पर, बट आपको सर्विस टैक्स अकाउंटेंट ही देगा। जो सर्विस दे रहा है वो ही सर्विस टैक्स देगा। ठीक है, सिमिलरली द GST हैज टू बी टिपिकली पेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, GST क्या होगा? जो टिपिकली पेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन सम केस द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स फॉल्स ऑन द बायर. This reverse charge is applicable only to certain circumstances. Some are the most common instance is when a business buys goods or services from a supplier who's not registered to pay GST. ठीक है, क्या होता है सबसे कॉमन चीज़ क्या है? एक when a business buys goods and service from a supplier, एक बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विस लेता है सप्लायर से, बट जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है टू पे GST. एग्जाम्पल देखते हैं. Let's assume that business
ए दैट बाइज टॉयज वर्थ 100 फ्रॉम बिजनेस बी, ठीक है, ए बाय करता है बिजनेस बी से और बिजनेस बी रजिस्टर्ड नहीं है तो पे जीएसटी. इफ द जीएसटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज ₹5, ठीक है, इफ द जीएसटी ऑन द गुड्स सप्लाइड इज ₹5, मतलब 100 में से 5 रुपये जीएसटी है, देन बिजनेस ए इंस्टेड ऑफ बिजनेस बी विल हैव टू पे ₹5, ठीक है, टू द गवर्नमेंट. तो बिजनेस ए के बदले बिजनेस ए को पे करना पड़ेगा बिजनेस बी के बदले 5 रुपये गवर्नमेंट को. समझे आप? बिजनेस ए कैन हाउएवर क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी पेमेंट ऑफ ₹5 व्हेन इट सेल्स गुड्स टू इट्स क्लाइंट, ठीक है. क्या करता है बिजनेस ए हाउएवर कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेमेंट ऑफ ₹5 व्हेन इट सेल्स टू इट्स क्लाइंट. एन इम्पोर्टर इज ऑल्सो लाइबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, मतलब इसके बदले ये नहीं भर रहा है, कोई और भर रहा है. दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. We are done for the day and I hope you understood this. Please subscribe to the channel and together we shall make it better day by day. Thank you very much.